आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। आप सभी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर आज की वीडियो मैं लेके आया हूं, क्योंकि आपको पता ही है हाल ही में कल यानी कि 26 सितंबर को हरियाणा एसआई का एग्ज़ाम्स हो रहा है। तो हरियाणा करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे में। इसी वजह से आज की वीडियो मैं लेके आया हूं, ताकि इस महीने के अंदर आज तक जितने भी इम्पोर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर्स बने हैं वो आप आसानी से रिवीजन कर सकें। वैसे सितंबर महीने की 1 तारीख से लेके आज तक यानी कि 25 सितंबर तक की एक महीने की पीडीएफ भी अवेलेबल हो चुकी है। जिन जिन स्टूडेंट्स को पीडीएफ बाय करनी है मात्र 20 रुपये में आप हमें व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सअप नंबर आपको दिख ही रहे हैं, मैं आपको पीडीएफ भी यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगा। अगर आपने हमारे पिछले महीने की अगस्त महीने की टॉप 70 क्वेश्चनों की वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी ज़रूर वॉच करके एग्ज़ाम्स में जाइएगा, क्योंकि जो पिछले 6 महीने होते हैं उन्हीं से रिलेटेड ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो अगस्त की भी रेडी है, ऑलरेडी डाली हुई है मैंने, उसे भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए सितंबर के 10 सितंबर से लेके और आज 25 सितंबर है, आज तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज की वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। इससे पहले जो 1 से 9 सितंबर हैं वो वीडियो ऑलरेडी डल चुकी हैं, उन्हें आप हमारी पिछली लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने किस विधायक को 7 सितंबर 2021 से हरियाणा खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 की चयन समिति का सदस्य मनोनीत किया है? तो ये किया गया है श्री मोहन लाल बडोली को। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने विधायक श्री मोहन लाल बडोली को 7 सितंबर 2021 से हरियाणा खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 की चयन समिति का सदस्य मनोनीत किया है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको जो क्वेश्चन है थोड़ी सी जल्दी करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम काफ़ी कम रहता है। आपको पता ही है मैं डेली करंट अफेयर्स भी इसी वजह से नहीं डाल पा रहा हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, या फिर वीडियो को अगर आपको थोड़ी फास्ट लगती है तो आप स्लो कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब के अंदर स्लो का ऑप्शन आता है। तो अगर आपको फास्ट लगती है तो स्लो करके आप वॉच कर सकते हैं। मैं थोड़ी जल्दी आपको यहाँ पर रिविज़न करवा रहा हूँ। वैसे आपके लिए भी अच्छा है, आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि गुरुग्राम का 3 साल का बच्चा माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। इस बच्चे का नाम क्या है? तो इस बच्चे का नाम है हेयांश। हेयांश गुरुग्राम के छोटे से गांव बाबड़ा बाकीपुर का रहने वाला है। इस 3 वर्षीय मासूम का हौसला, जुनून और कारनामा सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है। ये नन्हा सा बालक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए अग्रसर है। इतना ही नहीं, यह बालक बीते 1.5 साल से हिमाचल की वादियों और पहाड़ों में कड़ी ट्रेनिंग भी कर रहा था। हेयांश के ट्रेनर की माने तो हेयांश को एवरेस्ट पर चढ़ाई करने से पहले पूरी तरह से तैयार किया गया है। यहाँ तक कि उसकी खाने पीने से लेकर उसकी कड़ी ट्रेनिंग भी उसको दी गई है। इस मासूम का प्रोत्साहन और मनोबल बढ़ाने के लिए मैनकाइंड कंपनी ने भी इसे सपोर्ट किया है। मैनकाइंड कंपनी ने बच्चे की आर्थिक सहायता भी की है। हेयांश को लेकर काठमांडू ने सभी औपचारिकताएं भी पूरी कर ली हैं। इससे पहले 4.5 साल के बच्चे ने एवरेस्ट पर चढ़कर रिकॉर्ड स्थापित किया था। उस रिकॉर्ड को 3 वर्षीय हेयांश तोड़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में आपको कोई भी फुटेज या फिर फ़ोटो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जैसा कि मैंने बताया है कि मेरे पास जो टाइम है वो काफ़ी कम है। लेकिन अगर आप पीडीएफ बाय करते हैं तो शायद वहाँ पर मैं आपको जो फुटेज हैं, फ़ोटो हैं, वो प्रोवाइड साथ साथ करवा दूँगा। इसके बाद है, हरियाणा में कहाँ पर मारुति का दूसरा बड़ा प्लांट लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा खरखोदा के अंदर। मारुति सुजुकी कंपनी हरियाणा में अपना दूसरा बड़ा प्लांट लगाएगी। मारुति सोनीपत जिले के खरखोदा में 900 एकड़ क्षेत्र में अपना यह प्लांट स्थापित करेगी। इससे हरियाणा के औद्योगिक स्वरूप में बदलाव होगा और जॉब की भी भरमार होगी। मारुति करीब 800 एकड़ ज़मीन में अपनी कारें बनाएगी, जबकि 100 एकड़ ज़मीन में सुजुकी की मोटरसाइकिलें बनाई जाएंगी। प्लांट एक ही होगा, लेकिन उसमें कारों के साथ साथ मोटरसाइकिलें भी बनाई जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों को सौगात देते हुए गन्ने का रेट देश में सबसे अधिक कितने रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है? तो ये की गई है 362 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है किसानों के लिए। हाल ही में किसे विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नीलम दुहन को। किसने टाटा एआई इंश्योरेंस के साथ अपनी पहली ब्रांड साझेदारी की है? तो ये की गई है नीरज चोपड़ा के द्वारा। हरियाणा के किस जिले में अमेजन अपना 7वां बड़ा भंडारण केंद्र बनाएगा? तो ये बनाएगा गुरुग्राम के अंदर।
हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा पासपोर्ट बनाने की सुविधा किस विभाग के द्वारा शुरू की जाएगी? तो ये की जाएगी पोस्ट ऑफिस विभाग के द्वारा। इस नई सुविधा के बारे में पोस्ट ऑफिस ने ट्वीट करके जानकारी दी है। ट्वीट में इन्होंने लिखा है कि अब अपने नज़दीकी डाकघर के सीएससी काउंटर पर पासपोर्ट के लिए पंजीकरण और आवेदन करना सरल हो गया है। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस के कॉमन सर्विस सेंटर काउंटर पर जाना होगा और रजिस्ट्रेशन कराकर आवेदन करना होगा। सरकार विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए जहाँ ऑनलाइन काम को बढ़ावा दे रही है, वहीं अब विभिन्न योजनाओं को सीएससी के साथ डाकघर के माध्यम से आमजन तक पहुँचाने की योजना को अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। सरकार के द्वारा पहले सभी गांवों व शहरों के वार्डों में कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। अब इस सुविधा को बढ़ावा देने के लिए सीएससी की सभी सेवाओं के लिए सभी डाकघरों में भी कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। सीएससी के जिला प्रबंधक मोहित शर्मा ने बताया है कि कॉमन सर्विस सेंटर में मिलने वाली सुविधाओं को अब डाकघर में भी उपलब्ध करवाया जाएगा। सीएससी के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, पेंशन, बीमा, कृषि संबंधी ऑनलाइन कार्य के साथ साथ पैसों के लेन देन समेत सभी प्रकार की ऑनलाइन सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। डाकघर में भी यह सेवाएं उपलब्ध होने से लोगों के समय की बचत होगी और साथ ही एक ही छत के नीचे सभी सुविधाओं की संख्या भी बढ़ सकेगी। बुजुर्गों को पेंशन लेने के लिए बैंक नहीं जाना पड़ेगा और साथ ही डाकखाने से संबंधित कार्य भी यहीं पर निपट जाएंगे। इस कार्य की शुरुआत के लिए पोर्टल पर डाकघर के कर्मचारियों का पंजीकरण करना शुरू कर दिया गया है ताकि ये सुविधा जल्द से जल्द शुरू की जा सके। इसके बाद हरियाणा में लड़कियों के बाल विवाह को रोकने के लिए जींद जिले के पूर्व सरपंच सुनील जागला ने कौन सी टीम तैयार की है? तो ये की गई है टीम लाडो। सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के संस्थापक सुनील जागला ने हरियाणा में लड़कियों के बाल विवाह को रोकने के लिए अपनी टीम लाडो को ग्राउंड पर सक्रिय कर दिया है। सुनील जागला ने बताया है कि मैं कई वर्षों से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लड़कियों को ट्रेनिंग देकर उनको टीम लाडो से जोड़ रहा हूँ। आज देश भर से हजारों लड़कियां टीम लाडो से जुड़ी हुई हैं। अब उन्हें लड़कियों के बाल विवाह रुकवाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरह वो बिना नाम बताए अपने आसपास से इस कुप्रथा को खत्म करवाने में मदद कर सकते हैं। इसके बाद हाल ही में सियाचिन में देश की रक्षा करते हुए किस गाँव के जवान शहीद हुए हैं? तो ये हुए हैं तरुण भारद्वाज। महज 21 साल की उम्र में शहीद हुए तरुण भारद्वाज हरियाणा के गाँव भोंडसी से संबंध रखते हैं। इसके बाद हरियाणा के नए लोकायुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है हरिपाल वर्मा को। हरियाणा को नए लोकायुक्त अब मिलने जा रहे हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जस्टिस हरिपाल वर्मा को शपथ दिलाएंगे। इनसे पहले जस्टिस NK अग्रवाल यह कमान संभाले हुए थे। उनका कार्यकाल कुछ समय पहले ही समाप्त हो गया था। वैसे हरियाणा में कानूनी संशोधन बाद लोकायुक्त को पिछली पेंशन की राशि घटाकर वेतन दिया जाएगा। इस पद पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस वर्मा हरियाणा के 5वें लोकायुक्त होंगे। इसके बाद हरियाणा की भूमि से सांसद बनने वाले गुर्जर बिरादरी के पहले नेता कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये हैं हरि सिंह। हरियाणा की भूमि में गुर्जर बिरादरी के पहले सांसद बनने वाले चौधरी हरि सिंह नलवा को उनके पैतृक गांव ऊझा में अंतिम संस्कार दिया गया। पेशे से वकील हरि सिंह रावल का जन्म गांव ऊझा के साधारण किसान परिवार के अंदर हुआ था। रावल उच्च शिक्षित होकर पहले टीचर और फिर वकील बने और उन्होंने टैक्सटेंशंस में प्रैक्टिस की। रावल ने कांग्रेस में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और स्मालका हलके से 2 बार विधायक भी बने हैं और कांग्रेस के टिकट पर 2 बार राज्यसभा के सांसद भी बने हैं। हरि सिंह रावल के राजनीति में छा जाने निर्दयता पर उन्हें जनता ने हरि सिंह रावल के बजाय पटियाला के महाराजा रणजीत सिंह के जनरल हरि सिंह नलवा का नाम दिया और हरि सिंह रावल से हरि सिंह नलवा ये हो गए। इसके बाद हरियाणा के 21 जिले के गांव गिगनाऊ में बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास किया गया। तो ये किया गया भिवानी के अंदर। हरियाणा युवा आयोग का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मुकेश गौड़ को। इसके बाद भिवानी जिले के किस गांव में 5000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं तिगड़ाना गांव के अंदर। इसके बाद हरियाणा के किस जिले के आर्मी मैन भूपेंद्र घनघस ने साउथ कोरिया के अंदर आयोजित एशियन रोइंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता गया है भिवानी के अंदर। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी की छात्रा का इसरो के लिए चयन हुआ है? तो ये हुआ है शिवांशी यादव का। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने भारत में किस देश के राजदूत ने शिष्टाचार भेंट की है? तो मनोहर लाल से भारत में पोलैंड के जो राजदूत हैं इन्होंने शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल से भारत के पोलैंड के राजदूत प्रोफेसर एडम
बर्कोवस्की ने शिष्टाचार भेंट की है। कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल भी इस मौके पर मौजूद रहे हैं। बैठक में पोलैंड सरकार के सहयोग से भारत विशेष रूप से हरियाणा के लिए विकास क्षेत्रों की पहचान करने व निवेश करने को लेकर चर्चा की गई। हरियाणा में निवेश करने की दिशा में रुचि व्यक्त करते हुए प्रोफेसर एडम बर्कोवस्की ने सोनीपत और रोहतक में स्थापित की जा रही मेगा फूड पार्कों में निवेश की संभावनाएं तलाशने के लिए हरियाणा सरकार से सहयोग की भी मांग की है। इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट्स। हरियाणा बिजली निगम का हाल ही में किसके साथ करार टूट गया है? तो ये टूटा है पेटीएम के साथ। हरियाणा में बिजली निगमों का पेटीएम वॉलेट से समझौता टूट गया है। इसके बावजूद उपभोक्ता फिलहाल तो पेटीएम से बिलों का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर इन्हें धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा। पहले उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने 1 सितंबर से पेटीएम के जरिए कोई भुगतान स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया था, लेकिन शाम होते होते स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया कि सभी डिजिटली भुगतानों को वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से संशोधित किया जाएगा। उपभोक्ता बिजली बिलों का भुगतान पहले की भांति पेटीएम से ही फिलहाल तो कर सकते हैं। दरअसल पेटीएम के द्वारा उपभोक्ताओं के बिलों के भुगतान के बदले सरकार से ज़्यादा पैसा मांगने पर ये बात बिगड़ी है। पेटीएम को प्रति बिल भुगतान की एवज में सरकार अपने खजाने से 2 रुपये देती है। पेटीएम ने पिछले दिनों न केवल इस राशि को बढ़ाकर 2 रुपये 45 पैसे कर दिया, बल्कि उपभोक्ताओं से भी सुविधा शुल्क के रूप में 1 रुपये 45% की राशि वसूलने की शर्त लगाई थी। सरकार अपने हिस्से की राशि बढ़ाने को तो तैयार थी, लेकिन उपभोक्ताओं पर सुविधा शुल्क थोपने से इनकार कर दिया है। इसके बाद बात नहीं बनी तो सरकार ने पेटीएम के साथ लंबे समय से चले आ रहे अनुबंध को खत्म कर दिया है। बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के. दास ने कहा कि अगर पेटीएम की शर्त को हम मान लेते तो डिजिटली प्लेटफॉर्म पर मौजूद दूसरी कंपनियां भी ज़्यादा भुगतान की मांग करती। हम किसी को भी उपभोक्ता से अतिरिक्त चार्ज करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं, इसीलिए सरकार ने पेटीएम से अनुबंध खत्म करने का फैसला ले लिया है। इसके बावजूद उपभोक्ताओं के हित प्रभावित फिलहाल नहीं होंगे। वे फिलहाल के लिए पहले की तरह ही पेटीएम से भुगतान कर सकते हैं और उन्हें अतिरिक्त कोई शुल्क नहीं देना होगा। लेकिन जैसे जैसे अन्य विकल्प आ जाएंगे, जिस प्रकार से फ़ोन पे आ जाएगा, गूगल पे आ जाएगा या फिर अन्य भीम यूपीआई आ जाएगा, उन्हें कनेक्ट कर दिया जाएगा बिजली विभाग की वेबसाइट से, तो धीरे धीरे पेटीएम को वहाँ से हटा दिया जाएगा। इसके बाद हरियाणा सरकार ने हाल ही में नर्सों का पदनाम बदला है। अब उन्हें किस नाम से पुकारा जाएगा? तो ये पुकारा जाएगा नर्सिंग ऑफिसर के नाम से। हरियाणा में अब नर्सिंग सिस्टर्स को नर्सिंग ऑफिसर कहा जाएगा। प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की जाने के बाद हरियाणा नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से भी मुलाकात की। नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार अब केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के अस्पतालों में कार्यरत सभी स्टाफ नर्स का पद बदलकर नर्सिंग ऑफिसर किया गया है। इसी प्रकार नर्सिंग सिस्टर का नाम बदलकर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और मैटरनल का नाम बदलकर चीफ नर्सिंग ऑफिसर कर दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपये हरियाणा सरकार के द्वारा दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत। हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जरूरतों के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसी महिलाएं अपने नज़दीकी ANM आंगनवाड़ी वर्कर या आशा वर्कर से संपर्क कर सकती हैं। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 3 किस्मों में 5,000 रुपये की राशि दी जाती है ताकि वे पौष्टिक आहार ले सकें और नवजात की अच्छे से देखभाल भी कर सकें। इस योजना के तहत मां बनने वाली महिलाओं को पोषण के लिए पंजीकरण कराने के समय पहली किस्त के रूप में 1,000 रुपये दिए जाते हैं। जांच होने पर गर्भावस्था के 6 माह बाद दूसरी किस्त के रूप में 2,000 रुपये और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने तथा बच्चे का प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने पर तीसरी किस्त में 2,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन पोषण के प्रभाव को भी कम करना है। इसके बाद हरियाणा में राजकीय श्रम दिवस कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 17 सितंबर 2021 को। इसके बाद हरियाणा में आयुष्मान भारत पखवाड़ा कब से कब तक बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है 15 सितंबर से 30 सितंबर तक।
इसके बाद है भारत का कौन सा राज्य नई बिजनेस कैपिटल बना है? तो ये बना है हरियाणा। इसके बाद है इंडसइंड बैंक और एस्कॉर्ट्स लिमिटेड ने किसानों को वित्त सेवाओं की पेशकश करने के लिए भागीदारी की है। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है फरीदाबाद के अंदर। इंडसइंड बैंक ने किसानों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और ट्रैक्टरों और कृषि उपकरणों की अपनी रेंज को और अधिक सुलभ बनाने के लिए भारत की प्रमुख ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग कंपनियों में से एक एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये वित्तीय सेवाएं ऋण या कृषि वित्त समाधान के रूप में प्रदान की जाएंगी। इस साझेदारी को एस्कॉर्ट्स एग्री मशीनरी के सीईओ सेनु अग्रवाल और इंडसइंड बैंक के कार्यकारी उपाध्यक्ष सीबन कोल के द्वारा औपचारिक रूप दिया गया था। इस एमओयू की कुछ विशेषताएं भी हैं जो इस प्रकार से हैं। इंडसइंड बैंक और एस्कॉर्ट्स एग्री मशीन के बीच यह साझेदारी किसानों को अपनी कृषि उत्पादकता और आय बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि मशीनों में निवेश करने में सक्षम बनाएगी। इंडसइंड बैंक के साथ इस साझेदारी के अंतर्गत एस्कॉर्ट्स का उद्देश्य किसानों को ट्रैक्टर जैसे कृषि आधारित उत्पादों को खरीदने के लिए एक पारदर्शी, परेशानी मुक्त और त्वरित तंत्र प्रदान करना है। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो उसके सीएमडी निखिल नंदा है। एस्कॉर्ट्स एग्री मशीनरी के सीईओ सेनु अग्रवाल है और इसका मुख्यालय हमारे हरियाणा के फरीदाबाद में है। इंडसइंड बैंक के बारे में बात करें तो इसके एमडी और सीईओ सुमंत काटपालिया है। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे में है और इसका संचालन सन 1994 से शुरू हुआ था। इसके बाद है हरियाणा के कितने ज़िलों से जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है वो गुजरेगा? तो ये गुजरेगा 3 ज़िलों से और इन 3 ज़िलों में शामिल हैं गुरुग्राम, पलवल और नूंह। दिल्ली एनसीआर में 35,000 करोड़ की लागत से सड़क व पुल निर्माण के 15 प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं। इनमें से 14 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ये प्रोजेक्ट पूरे होने से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम होगा और लोगों को ट्रैफिक जाम से भी मुक्ति मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के उपरांत नितिन गडकरी गुरुग्राम जिले के सोहना उपमंडल के लोहटकी गांव में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित इस दौरान इन्होंने इस गांव को संबोधित किया था। उनके साथ केंद्रीय सांख्यिकी राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और सोहना के विधायक संजय सिंह भी शामिल हुए थे। गुरुग्राम के लोटकी गांव में आयोजित कार्यक्रम के अंदर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि लगभग 1380 किलोमीटर लंबाई का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है जो कि मार्च 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस पर लगभग 95,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस एक्सप्रेसवे का दिल्ली से राजस्थान के दौसा तक तथा वडोदरा से अंकलेश्वर तक हिस्सा मार्च 2022 तक बन जाएगा। यह एक्सप्रेसवे 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जिसमें भविष्य में 4 लेन और जोड़कर इसे 12 लेन तक का भी किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे पर 21 मीटर चौड़ाई की मीडियंस बनाई जा रही हैं, जिसे भविष्य में घटाकर एक्सप्रेसवे को चौड़ा किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे की लगभग 160 किलोमीटर लंबाई हरियाणा प्रदेश के अंदर पड़ती है, जिस पर 10,400 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इनमें से 130 किलोमीटर लंबाई के एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए जो काम है वो भी अलॉट किया जा चुका है। हरियाणा में पड़ने वाले हिस्से में 6 स्थानों पर वे साइड सुविधाएं भी बनाई जाएंगी। इनमें यात्रियों के लिए सुविधाएं होंगी जैसे कि रिजॉर्ट होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, डोरमेट्री होंगे, अस्पताल, फूड कोर्ट, फ्यूल स्टेशन आदि के अलावा ट्रकों की पार्किंग, गैराज आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। यही नहीं, कमर्शियल स्पेस और ऑफ लॉजिस्टिक्स पार्क भी यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना के पीड़ित व्यक्तियों को जल्द से जल्द नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद हाल ही में किसे सैल्यूट्स हरियाणा कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सम्मानित किया है? तो ये किया गया है महरूफ अली को। जिला के अपराध शाखा 2 के इंचार्ज महरूफ अली को चंडीगढ़ में आयोजित सैल्यूट हरियाणा कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सम्मानित किया है। लूट, डकैती, हत्या व स्नैचिंग के मामलों को सुलझाने व कोरोना काल के अंदर अहम ड्यूटी निभाने पर इन्हें सम्मानित किया गया है। इसके बाद हरियाणा में जल संरक्षण अभियान का गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये नियुक्त किया गया है मनिका शोगंद को।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 मनिका शौकत को हरियाणा में जल संरक्षण अभियान का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। मनिका शौकत प्रदेश में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ाएंगी। इसके बाद हरियाणा सरकार ने कब तक राज्य को बेरोजगार मुक्त रोजगार युक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में 18 से 35 आयु वर्ग में कोई भी युवा बेरोजगार न रहे। इसी उद्देश्य के साथ ही प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक हरियाणा को बेरोजगार मुक्त रोजगार युक्त बनाना है। इसके बाद हाल ही में हरियाणा में कितने RTDS शुरू किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 90 RTDS शुरू किए गए हैं। इसके बाद हरियाणा में राष्ट्रीय कृमि मुक्त अभियान कब से कब तक बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है 12 सितंबर से 23 सितंबर के बीच। इसके बाद टोक्यो पैरालंपिक्स में पदक विजेता के लिए सम्मान समारोह हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुरुग्राम के अंदर। इसके बाद हाल ही में किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो ये किया गया है डॉक्टर इंदिरा जाधव डैनियल को। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक आभासी समारोह में पूरे भारत में 51 नर्सिंग कर्मियों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो पुरस्कार है वो भारत सरकार के द्वारा नर्सों के द्वारा समाज को प्रदान की जाने वाली मेधावी सेवाओं को मान्यता देने के लिए 1973 में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो पुरस्कार है इसकी स्थापना की गई थी। यह पुरस्कार सशस्त्र संघर्षों या फिर प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों के साहस और समर्पण को भी मान्यता देता है। इस पुरस्कार में 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र और एक पदक शामिल होता है। तो 2020 राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है। तो इसमें वडोदरा गुजरात की क्लिनिकली नर्स भानुमति सोमाबाई घीगावाल जो कोविड-19 पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को डिलीवरी की देखभाल के लिए इस पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। और दूसरी हैं श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जम्मू और कश्मीर की डीन और प्रिंसिपल डॉक्टर शैला कैनी को जो बालिकाओं और समाज के प्रति उनके काम के प्रति उन्हें सम्मानित किया गया है। तीसरी हैं पांडिचेरी की नर्सिंग अधिकारी अनुराधा और नर्स लता, इन्हें राष्ट्रीय फ्लोरेंस जो नाइटिंगेल पुरस्कार है इनसे नवाजा गया है। सरकार ने दाइयों का एक नया कैडर बनाने के लिए दाई सेवा पहल की भी शुरुआत की है जिसे नर्स प्रैक्टिशनर्स मिड वाइफ का भी नाम दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जो नर्स दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 12 मई को बनाया जाता है। तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की वर्षगांठ पर बनता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो कि किस जिले के श्रेष्ठ छपरा को जापान में क्योटो राज्य का शांति दूत बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सोनीपत के श्रेष्ठ छपरा को। IIT में दाखिले में असफलता मिलने के बावजूद इंजीनियरिंग में श्रेष्ठता हासिल करने की कोशिश का परिणाम है कि जापान सरकार ने पहले जहां खुद उन्हें न केवल क्वेटा विश्वविद्यालय में निःशुल्क चयन किया बल्कि अब क्योटो राज्य के शांति राजदूत के रूप में भी चुना है। श्रेष्ठ छपरा DAVM स्कूल सेक्टर 15 के छात्र हैं। प्रिंसिपल VK मित्तल ने बताया है कि श्रेष्ठ की कामयाबी बहुत ही बड़ी है, साथ ही प्रेरणा वाली भी है। उनका चयन IIT में नहीं हुआ तो YMCA में इन्होंने पढ़ाई की, लेकिन श्रेष्ठता की चाहत रखने वाली छपरा ने अपने आगे बढ़ने के प्रयास जारी रखे। मौजूदा समय में श्रेष्ठ की पढ़ाई तो निःशुल्क है ही, साथ ही सरकार से मासिक तौर पर 70,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। साल में 2 बार भारत आने जाने की व्यवस्था भी जापान सरकार के द्वारा की जाती है। क्योटो राज्य जो कि जापान के अंदर है 6 अलग अलग क्षेत्रों के लिए 6 शांति राजदूतों का चुनाव करता है, जिसमें पूर्व छात्र श्रेष्ठ छपरा को शांति राजदूत के रूप में चुना जाना एक विशिष्ट उपलब्धि है। वह क्योटो विश्वविद्यालय के इतिहास में सरकार के साथ यह पद पाने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय छात्र और अब वह जापान के राष्ट्रीय मीडिया में क्योटो विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय विभाग का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। इसके बाद जम्मू के कुपवाड़ा में शहीद हुए किस जिले के वीर सपूत जयपाल जी हाल ही में शहीद हुए हैं? तो ये हुए हैं फतेहाबाद के रहने वाले वीर सपूत जयपाल। जम्मू के कुपवाड़ा में मां भारती की रक्षा के लिए शहीद हुए जिला फतेहाबाद के गांव हासावाला के लाल व वीर सपूत जयपाल जी को श्रद्धांजलि दी गई है। इस कठिन घड़ी के अंदर समस्त देशवासियों की जो संवेदनाएं हैं वो हमारे जो शहीद हैं इनके साथ हैं और
पूरा देश जयपाल जी को हमेशा याद रखेगा। इसके बाद है, हाल ही में किसने हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति अकादमी कुरुक्षेत्र के द्वारा प्रकाशित दीनबंधु चौधरी छोटू राम पर लिखे गए पुस्तक संग्रह का विमोचन किया है? तो ये किया गया है उपराष्ट्रपति के द्वारा। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के साथ दीनबंधु सर छोटू राम के जीवन, कार्यों व सिद्धांतों पर हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा प्रकाशित सर छोटू राम राइटिंग्स एंड स्पीच के 5 खंडों का विमोचन किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने देश के कितने विख्यात वैज्ञानिकों का चयन गोयल पुरस्कार के लिए किया है? तो ये किया गया है 4। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने देश के 4 विख्यात वैज्ञानिकों, जिसमें प्रोफेसर NK मेहरा जो कि नई दिल्ली एम्स के हैं, प्रोफेसर A अजय घोष जो कि निष्ठ थिरुवनंतपुरम CSIR के हैं, और प्रोफेसर श्याम सुंदर BHU वाराणसी, और प्रोफेसर रोहिणी गोडबोले हैं जो कि बेंगलोर के IISc के हैं। इनका चयन गोयल पुरस्कार के लिए किया है। प्रत्येक पुरस्कार में एक मेडल, प्रशस्ति पत्र एवं 2 लाख रुपए की नगद राशि शामिल है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति एवं चयन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने बताया है कि इन वैज्ञानिकों ने क्रमशः व्यवहारिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान में विशेष योगदान दिया है। चयन समिति के उपाध्यक्ष एवं डोनर स्वर्गीय श्रीराम S गोयल के नॉमिनी प्रोफेसर SP सिंह ने बताया है कि प्रोफेसर मेहरा ने ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी एवं इम्यूनोलॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में, जबकि प्रोफेसर अजय घोष ने बायोलॉजी में मटेरियल्स केमिस्ट्री के उपयोग पर विशेष काम किया है। प्रोफेसर श्याम सुंदर वाइसेरल्स लेशमेनियोसिस के उपचार में अग्रणी रहे हैं और उनके द्वारा विकसित दवा मेल्टेफोस्टिन्स कई देशों के अंदर भी प्रयोग की जा रही है। पद्मश्री प्रोफेसर रोहिणी गोडबोले ने हाई एनर्जी फिजिक्स के अंदर विशेष योगदान दिया है। प्रोफेसर गोडबोले ने लीलावती डॉक्टर पुस्तक का संकलन भी किया है, जिसमें प्रसिद्ध भारतीय महिला वैज्ञानिकों के योगदान को बताया गया है। गोयल पुस्तक की स्थापना 1992 में बसे NRI स्वर्गीय श्रीराम S गोयल के द्वारा की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व कार मुक्त दिवस हरियाणा में कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 22 सितंबर को। इसके बाद है, भारत में किस देश की राजदूत सुश्री पट्टारत होंगटोंग ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल से उनके कार्यालय के अंदर मुलाकात कर हरियाणा के बीच व्यापार, खेल, शैक्षणिक, कृषि और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की संभावना पर चर्चा की है? तो ये की गई है थाईलैंड की जो राजदूत थी उनके साथ। इसके बाद है, हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सी योजनाएं शुरू की जाएंगी? तो ये की जाएंगी कृष्णा उत्सव योजना। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृष्णा उत्सव शुरू करने के लिए श्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में इस उत्सव की रूपरेखा को लेकर चर्चा की गई। इस उत्सव में श्री कृष्ण के जीवन प्रसंगों को झांकी, संगीत, नृत्य व आधुनिक तकनीक के सहयोग से मनमोहक अंदाज के अंदर दिखाया जाएगा। इसके बाद हरियाणा में वीर एवं शहीदी दिवस कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 23 सितंबर को। हरियाणा के वीर शहीदों की शहादत के बारे में प्रदेश की युवा पीढ़ी को जानकारी हो, इसलिए प्रदेश सरकार हर वर्ष 23 सितंबर को हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस मनाती है। देश की आज़ादी के बाद 1962, 1965 और 1971 व करगिल के युद्ध में प्रदेश के वीरों ने पराक्रम का परिचय दिया था। तो ये 3 जो युद्ध हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध हैं, 1962, 65 और 71 के, और उसके बाद लास्ट में करगिल का युद्ध हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है श्री समीर पाल सरो को। हरियाणा से सेवानिवृत्त IAS अधिकारी श्री समीर पाल सरो को हरियाणा के राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं चरणजीत सिंह। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चरणजीत सिंह को पंजाब का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी के विधानसभा सदस्य चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्होंने पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह ली है। सुखजिंदर रंधावा और ओम प्रकाश सोनी पंजाब के 2 उप मुख्यमंत्री के रूप में भी काम करेंगे। अमरिंदर सिंह ने अपना इस्तीफा राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को सौंपा है।
अगर हम चरणजीत सिंह के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1 मार्च 1963 को पंजाब के चमकौर साहिब के अंदर हुआ था। इन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह की पिछली सरकार के तहत तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण रोजगार सृजन मंत्री के रूप में भी कार्य किया हुआ है। रूपनगर से चमकौर साहिब 3 बार विधायक भी चुने गए हैं। उन्हें 14वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी चुना गया था। वह पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री भी बने हैं। तो आज के जो हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं इससे पहले की वीडियो में हमने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था। तो उस समय हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किसे हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आनंद कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आनंद कुमार शर्मा को हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्त किया है। आनंद कुमार शर्मा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के निदेशक के पद पर कार्यरत थे। 20 मई 1973 को जींद के बम्भेवा गांव में जन्मे शर्मा ने रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर तक की शिक्षा भी ग्रहण की हुई है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस बहादुर बेटे को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। मुझे पता है कि सभी स्टूडेंट्स का कल एसआई का एग्ज़ाम्स है, तो आपके इस एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आप इसको PDF के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए। तो इस महीने की लास्ट तारीख को पूरे महीने की जो टॉप 70 क्वेश्चनों की वीडियो है वो भी मैं जल्दी ही डाल दूंगा। तो 30 सितंबर को उस वीडियो को भी वॉच करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।